मैं डॉक्टर सुभाष चंद्र प्रसाद, सहायक प्राध्यापक इतिहास, राम अवतार गौतम संस्कृत महाविद्यालय, अहल्या स्थान, दरभंगा। आज जो मैं अपना व्याख्यान देने जा रहा हूँ वह मध्यकालीन भारत से संबंधित टॉपिक है। मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु और विनाश के संदर्भ में एक सारगर्भित आलेख, जो कक्षा शास्त्री प्रथम खंड के अंतर्गत पढ़ाए जाने वाले टॉपिक है। औरंगजेब के दक्षिण भारत के 25 वर्षों के युद्ध के अंतिम परिणाम का तत्कालीन यूरोपियन लेखक मनुची ने अपना विचार देते हुए कहा है कि औरंगजेब अहमदनगर वापस आ गया और अपने पीछे सूखे पेड़ और खाली खेत छोड़ आया। उनकी जगह अब मनुष्यों और पशुओं की हड्डियां दिखाई देती थी। हरियाली की जगह अब उजाड़ और बर्बादी है। उसकी सेना में प्रतिवर्ष 1 लाख से अधिक आदमी मर जाया करते थे और बैल, ऊंट, हाथी आदि पशुओं की संख्या 3 लाख से ऊपर थी। दक्षिणी प्रांत में 1702 से 1704 ईस्वी तक प्लेग की बीमारी और दुर्भिक्ष फैली थी, जिनसे इन 2 वर्षों में 20 लाख आदमी से ऊपर ही काल के ग्रास में समा गए। औरंगजेब के अहमदनगर पीछे हट आने पर भी उसकी सेना या साम्राज्य को शांति नहीं मिली। अप्रैल या मई 1706 ईस्वी में एक बहुत बड़ी मराठा सेना उसके डेरे से 2 कोस की दूरी पर आ पहुंची और बड़ी घमासान लड़ाई के बाद वहां से हटी। शुक्रवार तारीख 20 फरवरी 1707 ईस्वी को औरंगजेब के जीवन के अंतिम क्षणों की घटनाओं का वर्णन खफी खां ने इस प्रकार किया है कि अप्रैल 1705 ईस्वी को बादशाह बीमार हुआ। उसके अंगों में मार्मिक वेदना होने लगी। इससे लोग बहुत भयभीत हो गए। फिर भी वह परिश्रम करता रहा। वह दरबार में बैठता था, काम में लग जाता था और इस प्रकार वह अपने आदमियों को सांत्वना देता था। परंतु उसकी बीमारी बढ़ती गई और वह अचेत होने लगा। उसके बेशुद्ध हो जाने से आसपास भयप्रद समाचार फैलने लगे और 10-12 दिन तक सेना व डेरे में महाक्लेश रहा। परंतु ईश्वर की दया से वह कुछ अच्छा हो गया। वह दरबार में आकर लोगों को दर्शन देने लगा। सेना शत्रु के देश में पड़ी हुई थी। लोग डरते थे कि अगर दुखद घटना घट गई तो उस पहाड़ी मुल्क तथा क्रोधी काफिरों से एक आदमी भी बचकर जीवित न जा सकेगा। आराम हो जाने पर वह 20 जनवरी 1706 ईस्वी को अहमदनगर पहुंचा। शहजादा मोहम्मद आजम शाह अहमदाबाद के प्रांत में था। अपने पिता की बीमारी का समाचार पाकर उसने दरख्वास्त भेजी और पिता से मिलने की इच्छा प्रकट की और यह भी प्रकट किया कि अहमदाबाद की जलवायु उसके बहुत प्रतिकूल है। इससे बादशाह बहुत प्रसन्न हुआ और उत्तर दिया कि ठीक ऐसा ही पत्र मैंने भी अपने पिता शाहजहां को लिखा था जबकि मैं बीमार था, और मुझे उत्तर मिला था कि इंसान के लिए सब प्रकार की हवा उपयुक्त है सिवाय महत्वाकांक्षा के। फिर भी शहजादा बार बार ऐसे प्रार्थना पत्र भेजता रहा। तब उसे मालवा का सूबेदार बनाया गया, परंतु वह उज्जैन नहीं गया और यही लिखता रहा कि मुझे अपने पिता से मिलने की इजाज़त होनी चाहिए। फिर उसको अनिच्छा से इजाज़त दी गई। मास के अंत तक शहजादा आ पहुंचा। अहमदाबाद का सूबा मोहम्मद इब्राहिम खां को दे दिया गया। जब शहजादा मोहम्मद आजम शाह अपने पिता के दरबार में पहुंचा तो अपने साहस और वीरता में विश्वास के कारण और अहमदाबाद में जो उसने सेना और कोष का संग्रह किया था उसके कारण उसमें साम्राज्य और शाही कोष को प्राप्त करने की लालसा उत्पन्न हुई। उसने अपने बड़े भाई का कुछ ख्याल ही नहीं किया और अपने आप को सबसे मुख्य समझने लगा। शहजादा मोहम्मद खान बख्श को वह अयोग्य समझता था
और इसलिए जानता था कि वह किसी प्रकार का प्रतिद्वंदी हो ही नहीं सकता, परंतु उसने देखा कि उसके पिता के स्वभाव में बड़ा भारी परिवर्तन हो गया है और उसकी भावना स्वाभाविक नहीं थी। उसका ख्याल शाहजादा मोहम्मद अजीम की ओर दौड़ा। यह मुअज्जम का पुत्र अजीम उश-शान था। वह उस समय बिहार में पटना के पास डेरे डाले हुए था, जहां वह कुछ समय के लिए सूबेदार था और कोष संग्रह के लिए उसने प्रसिद्धि प्राप्त कर ली थी। वह चाहता था कि उसको दरबार में बुलाकर पदच्युत कर दें, इसलिए उसने बादशाह से झूठी सच्ची बहुत सी बातें कहकर उसके लिए वापसी का हुक्म करवा दिया और शाहजादा अपने बाबा से मिलने के लिए रवाना हुआ। 1 वर्ष से यह खबर फैली हुई थी कि शाहजादा मोहम्मद अकबर गर्म सिर में मर गया और अब मुल्तान के फौजदार ने पत्र लिखकर इसकी पुष्टि भी कर दी। शाहजादा आजम शाह ने अब शाहजादा काम बख्श के साथ लड़ाई का बहाना तलाश लिया। इधर बादशाह की तबीयत किंचित अच्छी हुई, यद्यपि उन दिनों वह दरबार में जाता था, दरबार ए आम में बैठता था, परंतु वह बहुत निर्बल हो चुका था और उसके मुख से स्पष्ट होता था कि उसकी मृत्यु अब दूर नहीं है। शाहजादा काम बख्श विद्वान और कवि था, लेकिन शाहजादा आजम शाह अब उसका विरोध विविध रूपों और अनुचित कार्यों से जब भी मौका मिलता था अपमान किया करता था। काम बख्श पर उसके पिता का बहुत प्यार था। प्रायः देखा जाता है कि कनिष्ठ पुत्र पर पिता का प्यार होता है। इसलिए बादशाह ने एक उमराव को काम बख्श की बख्शी नियुक्त किया और उसको आदेश दिया कि शहजादे की खूब देखभाल रखी जाए। बादशाह की दूरदर्शिता ने उसको अपने गिरते हुए स्वास्थ्य का पता दे दिया था और उसने यह भी देखा कि शाहजादा आजम के बहाने प्रतिदिन बढ़ते जाते थे। उसको पता था कि 2 बेजंजीर शेर यदि साथ साथ हो रहेंगे तो उसकी मृत्यु के बाद सेना के 2 भाग हो जाएंगे और लोगों में गड़बड़ मचेगी। उस पर काम बख्श के प्रेम का प्रभाव हो रहा था, अतः शाही सम्मान के साथ उसको बीजापुर रवाना कर दिया गया और जब वह रवाना हुआ तो नौबत खाने के नक्कारे बजाए गए। यह देखकर शाहजादा आजम विषैले सर्प की भांति वखलाने लगा, लेकिन उसकी एक शब्द भी मुंह से नहीं निकला। 2-3 दिन बाद उसको भी आदेश मिला कि वह जाकर मालवा प्रांत को संभाले। दोनों शहजादों के प्रस्थान के पश्चात बादशाह की दशा और बिगड़ने लगी और उसका ज्वर बढ़ गया, परंतु रोग की उग्रता की उपेक्षा करके वह 4-5 दिन तक यथा समय नमाज गुजारता रहा। इस परिस्थिति में हमीद उद्दीन ने एक खत पेश किया जिसमें ज्योतिषियों ने सलाह दी थी कि 1 हाथी और 1 मूल्यवान हीरा खैरात में दिया जाए। इसके उत्तर में बादशाह ने लिखा कि हाथी का दान हिंदुओं की रीति है, लेकिन उसने 4000 रुपये काजी खास के पास भेजे और कहलाया कि जो लोग पुण्य के पात्र हों उनमें यह राशि बांट दी जाए। उसी पत्र में उसने लिखा कि इस खाक के पुतले की समीपस्थ कब्रिस्तान में पहुंचा दिया जाए और किसी निष्प्रयोजन कफन के बिना ही उसे भूमि के सुपुर्द कर दिया जाए। ऐसा कहा जाता था कि उसने एक वसीयत द्वारा अपने राज्य को अपने लड़कों में विभक्त कर दिया था और वह वसीयत हमीद उद्दीन खां को दे दी थी। शुक्रवार 21 फरवरी 1707 ईस्वी को जब शासन का 51वां वर्ष था, प्रातःकाल की नमाज गुजारने और कलमा पढ़ने के 1 पहर बीत जाने के बाद सम्राट संसार से चल बसा। उस समय उसकी अवस्था 90 वर्ष और कुछ मास की थी और वह 51 वर्ष और 9 महीने राज्य कर चुका था। उन्हें दौलताबाद के पास शेख बुरहानुद्दीन व शाह जरी बख्श जैसे महान पुरुषों के कब्र के पास सुपुर्द ए खाक अथवा दफनाया गया।